नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह। एलएनटी स्टूडियो से मैं फिर जुड़ चुकी हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकार के बारे में। जब मैं मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रही थी तो मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार है क्या, और मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में अंतर बताया था, क्योंकि कई बार मैं प्रश्न क्लास में पूछती थी कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में क्या अंतर है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते थे। मानवाधिकार को मैंने बताया कि एक तरीके से नैतिक है, और आपका मौलिक अधिकार क्या है, कानूनी है। यानी अगर आपकी स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो कानून के द्वारा उसके संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। जब मैं मौलिक अधिकारों की, और साथ ही साथ मैंने चर्चा किया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, और वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। जब मैं मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रही थी तो मैंने बताया था कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए, उनकी इच्छा अनुसार रोजगार की व्यवस्था करने के लिए, कहीं भी अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए, या जातिगत धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, इसके लिए संरक्षण प्रदान किया गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये संरक्षण कैसे हम प्राप्त करें, या हम कहाँ पे अपील करें कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हमें दी जा सकती है। तो मैंने उस दिन चर्चा किया था कि संवैधानिक उपचारों के बारे में। ये संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या? तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ अंबेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था। तो अंबेडकर संवैधानिक उपचारों को हृदय और आत्मा करके संबोधित करते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चन, ये कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो यह प्रोवाइड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उन नागरिकों के जो अधिकारों का संरक्षण करने के लिए हम न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या? तो संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या रिट का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ऐसा आदेश जो व्यक्ति के अधिकार यानी नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करता है, और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट के थ्रू भारत व्यक्ति के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि किन किन रिटों के माध्यम से जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। तो इसमें 5 प्रकार के रिट हैं: हैबेस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्यू वारंटो। ये रिट है। ये कभी कभी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल दे दिया कि इसमें से कौन सा रिट नहीं है, तो मान लीजिए हैबेस कॉर्पस दे दिया, मैंडमस दे दिया, प्रोहिबिशन दे दिया और सर्टियोरी दे दिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या हो सकता है कि पूछेगा कि सभी, तो आप सभी पे आंसर करिएगा। ये 5 प्रकार के जो रिट है वो आप याद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न और मैं चूंकि पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अक्सर आप लोगों को ये प्रश्न होते हैं कि मैम हमने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखा लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ पाए, या हम आंसर देने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। तो आंसर देने का सिंपल सा तरीका है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचार के अधिकार की विवेचना कीजिए, उनकी समीक्षा कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए, या फिर उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सीधा सा इसका आंसर देने का तरीका ये है। आप लोग, हम देखते हैं कि जब भी आंसर शीट आप लोग की देखते हैं तो आप लोग एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमें पेज भरना है, आप 2 ही पेज के अंतर्गत टू द पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे। तो मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इसको कैसे एक फ्रेमवर्क के रूप में इसको तैयार करें कि संवैधानिक उपचार ये
किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? आप एक तरीके से डायग्राम बना के लिख सकते हैं कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपका हाई कोर्ट। फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि ये संवैधानिक उपचार है क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या, इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के प्रकार है, मान लीजिए हैबियस कॉर्पस, मैंडबस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और क्यू वारंटो, इन पांचों को आप डिटेल में उसको उसका एक तरीके से विवरण लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या ये समीक्षा करिए, उसका मूल्यांकन करिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार को संरक्षित करने के जो प्रावधान किए गए हैं वो किस सीमा तक वो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और किस सीमा तक सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसका एक क्रिटिकल आप एक उसका एनालिसिस करिए, देन उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं। ये सिंपल सा ये फ्रेमवर्क किसी भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में मैं बात करूँ, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका जस्टिस से रिलेटेड हो, चाहे आपका इक्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी किसी तरह के भी प्रश्न है, तो एक पहले फ्रेमवर्क आप प्रोवाइड कर लीजिए। फ्रेमवर्क के बाद आप वन बाय वन आंसर को आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब हुआ? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ये कहता है उच्च न्यायालय या न्यायालय जो है वो आदेश देता है कि किसी व्यक्ति को अगर आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए, यानी सशरीर उसको उपस्थित करिए, और फिर ये जांच करने की, ये समीक्षा करने की कोशिश की जाती है न्यायालय के द्वारा कि जिस व्यक्ति को यह गिरफ्तार किया गया है वो वैध है या फिर अवैध है। अगर वैध है तो उस पर कार्रवाई की जाती है, तो अवैध है तो उसको तत्काल उसको उसकी गिरफ्तारी पे रोक लगाया जाता है। यानी हैबियस कॉर्पस के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। अब मैंडबस क्या है? मैंडबस का क्या मतलब है यहाँ पे कि सार्वजनिक अधिकारों कि उसके कर्तव्य पालन, यानी कि जो भी अधिकारी है किसी भी संस्था के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत उसके कर्तव्य पालन का बोध कराती है कि आप अपने कर्तव्य का जो जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा कीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अब इसका सिंपल सा लैंग्वेज में इसका क्या मतलब हुआ कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए कोई मैटर जो है निचली अदालत में जाता है, अब वो प्रश्न या वो मामला निचली अदालत का न होके उच्च न्यायालय का होता है, तो उच्च न्यायालय ये आदेश जारी कर सकता है कि आप किस अधिकार से मेरे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो इससे भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। सर्टियोरारी क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालत को जारी किया जाता है, यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी लंबित मामला अगर निचली अदालत के समक्ष मौजूद है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने तक स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर सकती है। इस माध्यम से भी आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। और लास्ट क्या है? क्यू वारंटो, यानी आप जैसे कि सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अगर सार्वजनिक पद को ले रखा है तो जो उच्च न्यायालय चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट है या उस सार्वजनिक पद के अतिक्रमण से रोकने के लिए ये जारी किया जा सकता है। ये प्रश्न अदालत के द्वारा पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से इस पद पे आप कार्य कर रहे हैं, यानी हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्यू वारंटो के अंतर्गत मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। जब भी ऑफलाइन क्लास में आप उपस्थित होंगे तो बहुत सारे इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, बहुत सारे वाद आए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट हमने बता ही दिया कि आर्टिकल 32 क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर्टिकल 32 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो जस्ट अ मिनट, ओके वेट। देखिए टेक्निकल चीज़ों की कुछ सुविधाएं हैं तो इनकी कुछ बाध्यताएं भी होती हैं। ओके छोड़िए इस चीज़ को, मैं आगे डिस्कस करती हूँ।
अब जैसे कभी कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हमने बता दिया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है क्या, और भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है, और कौन कौन से रिट जारी कर सकता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक उपचारों का महत्व क्या है, किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सीधे से जवाब दे सकते हैं कि ये व्यक्ति के नागरिक के यानी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। अब नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कैसे है कि अगर मान लीजिए जो प्रोवाइड किया गया है हमारे नागरिकों को जो अधिकार, तो अगर उनका हनन होता है तो किसी भी सत्ता के द्वारा या फिर सार्वजनिक पद के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, तो न्यायालय में अपने प्रश्नों को आप ले जा सकते हैं। यानी कहीं न कहीं आपके नागरिक अधिकारों का वो संरक्षण करके या उसको संतुलित करके वो सोसाइटी में एक तरीके से जस्टिस को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। और इसके अलावा सत्ता के जो दुरुपयोग यानी जो अथॉरिटी है अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो भी हमें संवैधानिक उपचारों के माध्यम से उस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यानी सरकार और जो भी शासन या सरकार जो होता है उसकी जवाबदेहिता को, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो उत्तरदायित्व है उसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है संवैधानिक उपचारों के माध्यम से। और पूरा एक तरीके से अगर हम कंक्लूड करें तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आपको कहीं न कहीं संविधान के अंतर्गत ऐसी शक्तियों को प्रोवाइड करता है जिससे कि समाज में आपकी स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित किया जा सके, सोसाइटी के अंदर जस्टिस को इस्टेब्लिश किया जा सके, और इक्वल रूप से हम अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें और अपनी सोसाइटी में खुद को स्टैब्लिश कर सकें। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई अगर प्रश्न होंगे, मैं सामान्य भाषा में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप चीज़ों को छोटी-छोटी और अपने एक मतलब जहाँ जिस सोसाइटी में आप परिवार में रखते हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको ईजी से समझ में आ जाएगा। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न होंगे या आपको ये होगा कि मैम नहीं समझ में आया है, तो इससे फिर से मैं इसके बारे में क्लास ले लूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।